तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शाहजहां शाहजहां के काल में प्रसिद्ध चित्रकार फकीरुल्ला खान, मीर हाशिम, होनहार बालचंद, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, गोवर्धन मुरार, अनूप चितुर और चित्रमणि थे। ये नाम अभी तो हमें एकदम ऐसे लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं, लेकिन अभी हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे आराम से। तो ये हैं शाहजहां कालीन चित्रकार, जिनकी ट्रिक है चतुर होनहार बालक, समर या फिर गर्मी में फकीर मुरारी के चित्र देखकर हंसा। यानी आजकल बालक गर्मी की छुट्टियों में यानी समर गर्मी में क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं या फिर मुरारी के क्या हम याद क्या करेंगे कि फकीर मुरारी के चित्र देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बनती है कि चतुर होनहार बालक समर गर्मी में फकीर मुरारी के चित्र देखकर हंसा। तो अब हम इनको याद करते हैं कि चतुर से क्या है, याद करेंगे हम। चतुर से हो गया अनूप चतुर, अनूप चितुर, ठीक है ना। अनूप चितुर। होनहार से होनहार हो गया, यानी होनहार का नाम ही क्या है, होनहार है। और बालक से हमने याद किया बालचंद, बालक से क्या याद किया, बालचंद। और समर समर से हमने याद किया समरकंदी, समर से हमने क्या याद किया, समरकंदी। और फकीर से हमने याद किया फकीरुल्ला खान, फकीरुल्ला खान। और मुरारी से हमने याद किया मुरार, मुरारी से हमने क्या याद किया, ये यहाँ पे मुरार है। चित्र से हमने याद किया चित्रमणि, चित्र से हमने क्या याद किया, चित्रमणि। और हंसा से हमने याद किया हाशिम, यानी मीर हाशिम। तो इस ट्रिक में सभी के नाम आ जाएँगे। जैसे चतुर से चतुर होनहार बालक, बालक कैसा है, चतुर भी है और होनहार भी है। कब, समर गर्मी में, यानी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं उसमें। फ़कीर मुरारी, मुरारी को हमने फ़कीर बना दिया चलो। फ़कीर मुरारी के चित्र देखकर हँसा, ठीक है ना? जो मुरारी कॉमेडी वाला आता है, उसके चित्र देखकर बच्चा है वो हँसा, बालक हँसा। तो ये इनके नाम हैं फ़कीर उल्ला खान, फ़कीर मुरारी साथ में हमने याद किया फ़कीर उल्ला खान। और मीर हाशिम यानी हँसा उसमें, होनहार। और बालकचंद, बालकचंद को हमने बालचंद को हमने बालक याद किया, समरकंदी को हमने याद किया समर। और मुरार से हमने याद किया मुरारी। और अनूप चितुर से हमने याद किया चतुर, चतुर बालक। और चित्रमणि से हमने याद किया चित्र। तो उम्मीद है शायद ये ट्रिक याद हो रही है आपको। चतुर होनहार बालक समर गर्मी में फकीर मुरारी के चित्र देखकर हंसा। ये हैं शाहजहां कालीन चित्रकार। शाहजहां काल में इतने ही चित्रकार थे। दो अन्य चित्रकार आते हैं जो जहांगीर के काल में भी थे, जिनको हमने ट्रिक से याद किया था। वो हैं नादिर और गोवर्धन, जिसको हमने कल याद किया था, नादिर और गोवर्धन। वो नंदी वाली ट्रिक थी ना, नंदी गो के विचित्र है वो चित्र बनाए, ठीक है ना। तो वो बात है, नंदी, नादिर और गोवर्धन का हमने याद किया था गो, यानी नंदी वाहन था ना शिव जी वाला, वो ट्रिक हमने कल याद करी थी एकदम। तो ये है शाहजहाँ के चित्रकार। फिर हम आगे बात करें। तो अब शाहजहाँ के काल में हम कुछ एक 2-3 विशेष चित्रकारों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो इसमें एक नाम आता है फ़कीर उल्ला खान, ठीक है ना? एक नाम क्या आता है, फ़कीर उल्ला खान, यानी जो फ़कीर था ना, वो शाहजहाँ के काल में प्रधान चित्रकार था। कौन-सा चित्रकार था? प्रधान चित्रकार, यानी सर्वोपरि था। फ़कीर उल्ला खान, फ़कीर होके भी देखो आप प्रधान था, है ना? शाहजहाँ के दरबार में। फिर आगे आता है व्यक्ति चित्रण को निरूपित करने वाले कलाकारों में मीर हाशिम नाम उल्लेखनीय है। कौन-सा नाम है? मीर हाशिम। हमें पता है कि जहांगीर के काल में व्यक्ति चित्रण शुरू हुआ था। व्यक्ति चित्रण वो चीज़ है जो किसी पर्सनल व्यक्ति का चित्र बनाया जाए, यानी जीव-जंतुओं को छोड़ के किसी पर्सनल व्यक्ति के चित्र है वो निरूपित किए जाते हैं, जो जहांगीर के काल में शुरू हुए थे। और जहांगीर के काल में ये शुरुआत करी थी बिशन दास ने। किसने शुरुआत करी थी? बिशन दास ने जहांगीर के काल में शुरुआत करी थी व्यक्ति चित्रण, जिसने शाह शुजा और जो नूरजहाँ का चित्र बनाया था, ठीक है ना? अब शाहजहाँ के काल में कौन है? मीर हाशिम, ठीक है ना? हम मीर हाशिम को याद करेंगे कि ये व्यक्ति चित्रण करने वाला व्यक्ति था। अब 2 तो ये व्यक्ति विशेष की चर्चा हो गई कि फ़कीरुल्लाह प्रधान था शाहजहाँ के दरबार में, और मीर हाशिम था वो व्यक्ति चित्रण वाला था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि शाहजहाँ की अभिरुचि चित्रकला में कम रही, उसने स्थापत्य को अधिक महत्व दिया। यानी जहांगीर के काल में तो चित्रकला का स्वर्णकाल था, और शाहजहाँ का था वो स्थापत्य कला में गोल्डन पीरियड था। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कम हो गई चित्रकला में तो रुचि, जब स्थापत्य में ज़्यादा थी। तो इस काल में प्राकृतिक रंगों के स्थान पे चमकीले, भड़कीले रंगों के प्रयोग से चित्रों में स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिमता आ गई थी। यानी इसने नेचुरल रंग नहीं लिए थे, जो प्रकृति में नेचुरल रंग होते हैं, वो नहीं लिए थे। इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ के है वो कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया, यानी तमक-दमक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, ठीक है? फिर ये शाहजहाँ देवी संरक्षण में चित्र बनवाना अधिक पसंद पसंद करता था। उसके समय छवि चित्रों में सिर के पीछे प्रभामंडल बनाया जाने लगा।
देवी संरक्षण का और प्रभामंडल का मतलब ये है कि पीछे जो फ़ोटो के पीछे जो चाँद सूरज सा दिखाई देता है, वैसी प्रभा बनवानी शुरू कर दी। अब हम देखते हैं कि ये शाहजहाँ का चित्र है। शाहजहाँ के सिर के पीछे ये देखो सूर्य जैसी प्रभा दिखाई दे रही है, यानी ये देवीय शक्ति को दर्शाता है जो प्रभा दिखाई देती है। यानी हम देवताओं की फ़ोटो देखते हैं तो उसके पीछे सिर के पीछे ऐसा गोल-गोल दिखाई देता है, तो वो देवीय प्रतिभा को दिखाता है। ठीक है ना? फिर आगे है कि उसके समय छवि चित्रों के पीछे है वो प्रभांड मंडल बनाया जाने लगा। शाहजहाँ ने रंगों के स्थान पर सोने की सजावट पर विशेष बल दिया। है ना? शाहजहाँ के कार्यकाल में अधिकांशतः दरबारी चित्र ही बनाए गए। दरबार के वैभव को प्रदर्शित यानी दरबारी चित्र, दरबार को ही दर्शाया जाता था लगभग। दरबार के वैभव को प्रदर्शित करने वाला सन 1647 में चित्रित शाहजहाँनामा या फिर पादशाहनामा इस समय की सर्वोत्तम कृति है। हमें पता है कि शाहजहाँनामा है, तो वो शाहजहाँ के काल का ही होगा। तो हमें वैसे याद रह जाएगा कि शाहजहाँनामा है, वो खुद का जो इसकी आत्मकथा है, वो सबसे सर्वोत्तम कृति है इस काल की। तो इस काल में चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा है। चित्रकला का संरक्षक था। शाहजहाँ का सूफी नृत्य करते हुए चित्र भारतीय संग्रहालय में संरक्षित है। यानी शाहजहाँ जब सूफी नृत्य कर रहे थे, तो उस समय का भी एक चित्र है। ये एक सूफी नृत्य का चित्र है जिसमें ऐसे घूम-घूम के नाचते हैं, ठीक है ना? सूफी संत होते हैं वो। आगे आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वो शासक है जिसने ना स्थापत्य कला को छोड़ा, ना चित्रकला को, ना गायन-वादन को, सबको नष्ट करने में ही लगा हुआ था। ठीक है ना? औरंगज़ेब ने चित्रकला को राजाश्रय नहीं दिया। उसने अकबर के मकबरे, बीजापुर, गोलकुंडा राज्यों से बने चित्रों को भी नष्ट करवा दिया था। यानी जो बने हुए थे ना, उनको भी नष्ट करवा दिया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब के शासनकाल में चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध बताकर बंद कर दिया गया। यानी ये मानता था कि ये चीज़ें इस्लाम के विरुद्ध हैं। इस समय मूल चित्रकार क्षेत्रीय राज्यों में चले गए और कई क्षेत्रीय शैलियों का विकास किया गया। यानी जो चित्रकार उनको चित्रकार करने ही नहीं देते थे, तो वो राज्य छोड़ के चले गए थे वहाँ से, है ना? जिसमें राजपूती पहाड़ी शैली है जो कांगड़ा, बसोली, चंबा, जम्मू यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ है प्रमुख है। यानी राजपूत शैली को भारत की प्राचीन स्थानीय कला माना गया है। राजपूत और पहाड़ी शैली के चित्रों में पौराणिक विषयों का चित्रांकन अधिक हुआ है। यानी पौराणिक जो गाथाएँ हैं, उनको राजपूत और पहाड़ी शैली में ज़्यादा दर्शाया जाता है। औरंगज़ेब और उनके पूर्ववर्ती मुगल शासकों के काल में मुगल चित्रकला का पूर्ण पतन हो गया था। यानी एकदम है वो फिनिश हो गई थी चित्रकला, आगे जो शासक आए थे उनमें, ठीक है? आगे दिया हुआ है मुगल काल के जो कलाकार हैं वो और उनको क्या-क्या उपाधियाँ दी गई, वो हम एकदम आराम से ट्रिक से याद करेंगे अभी। तो 1 नंबर पे आता है बेहज़ाद। बेहज़ाद को हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये ईरान का जो प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूँ निर्वासन काल में था तो उनके 2 शिष्यों को लेके आया था, अब्दुस्समद और जो मीर सैयद अली है, ये बेहज़ाद के शिष्य थे और बेहज़ाद को पूर्व का राफ़ेल कहते हैं कि ये पूर्व में सबसे पहले यही चित्रकार जो हुआ था। इन्होंने अपनी बेहज़ाद जो चित्र शैली है वो स्थापित कर रखी थी वहाँ पे, ठीक है ना? और वहीं से क्या लेके आया था, हुमायूँ लेके आया था। तो बेहज़ाद पूर्व का राफ़ेल है, ठीक है? यानी इस राफ़ेल से ही सारी उड़ानें हैं वो शुरू हुई थी, ठीक है ना? राफ़ेल से ही सभी उड़ानें शुरू हुई थी हमारी चित्रकारी की भारत में। ये तो ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि ये शुरुआत का है। फिर आता है ख्वाजा अब्दुस समद। अब्दुस समद बेहज़ाद का शिष्य था। मीर सैयद भी बेहज़ाद का शिष्य था, ठीक है? तो एक तो उपाधि आती है सीरी कलम की और दूसरी आती है ज़री कलम की उपाधि। यानी 2 उपाधियाँ हमें देखने को मिलेंगी सीरी कलम और ज़री कलम। हम सीरी कलम को कैसे याद करेंगे कि ख्वाजा अब्दुस समद। समद को हम ऐसे याद करेंगे शब्द, अब्दुस समद को हम अब्दुस समद याद कर लेते हैं, ठीक है? अब शब्द कहाँ से शुरू होता है? सिरे से शुरू होता है। शब्द कहाँ से शुरू होता है? सिरे से शुरू होता है और किससे लिखा जाता है? कलम से लिखा जाता है। यानी एक सिरे से कलम से हम क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं। तो ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि मिली थी। क्योंकि हम शब्द को एक सिरे से लिखते हैं और कलम से लिखते हैं, ठीक है ना? फिर आगे आती है ज़री कलम, हम हाथों-हाथ ज़री कलम को भी याद कर लेते हैं। तो उसका है मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। हुसैन कश्मीरी को मिली थी ज़री कलम की उपाधि, ठीक है ना? अब जो शब्द पढ़ने वाला है ना, वो तो सिरे से क्या लिखेगा? शब्द लिखेगा। अब जो कश्मीर में रहने वाले हैं, जैसे अभी तो फिर भी माहौल अच्छा है कश्मीर का, लेकिन पहले जो रहते थे तो उनको आतंकियों की तरफ ज़्यादा दृष्टिकोण था। तो वो क्या करते थे, ज़री कलम यानी वो एकदम वहाँ पे पढ़ाई है ना वो एकदम जर्जर हो गई थी। कलम वहाँ की क्या हो गई थी, जर्जर हो गई थी। किसकी? कश्मीरियों की कलम है वो एकदम जर्जर हो गई थी। ज़री को आप कैसे याद करेंगे? जर्जर हो गई थी, ठीक है ना?
तो शब्द लिखने वाले को शेरी कलम की उपाधि मिली और कश्मीरियों को क्या मिली? ज़री कलम की उपाधि मिली क्योंकि उनकी कलम जर्जर हो गई थी। ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं 3 नंबर आता है उस्ताद मंसूर। मंसूर को हमने बहुत अच्छी तरह से याद किया था कि मंसूर जहांगीर के काल में प्रकृति चित्रण करने वाला था। ये सिर्फ़ जानवरों के और जो पुष्प हैं, वनस्पति हैं, उनके चित्रण करता था। ठीक है ना? मंसूर को उपाधि मिली थी नादिर उल असर की, ठीक है ना? नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। हमने इसका हिंदी अर्थ देखा था कि नादिल उल असर का अर्थ होता है उम्र का असर, ठीक है ना? उम्र का असर इसका अर्थ होता है नादिल उल असर का, यानी जब बंदा मशहूर होता है तो उसमें उम्र भी मायने रखती है, ठीक है ना? जैसे-जैसे उम्र कम होती है तो वो मशहूर कम होता है, जैसे-जैसे उम्र होती है तो उस उम्र के अनुसार में वो क्या होता है, मशहूर होता है। तो नादिर उल असर यानी असर किसका? उम्र का, क्योंकि नादिर उल असर का अर्थ क्या है? उम्र का असर, ठीक है ना? तो मशहूर उसके हिसाब से याद करेंगे। आगे आता है उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी को मिली थी नादिर उल असरार। असर को तो हमने याद कर ही लिया कि मशहूर होंगे तो क्या होगा? उम्र का असर होगा, ठीक है ना? और असरार किसकी है? अहमद लाहौरी की। बची वो किसकी हो गई? लाहौरी की हो गई, या फिर हम ऐसे याद कर लें, किसमें आगे दिया हुआ है रार, रार का हम याद कर लेंगे लड़ाई, ठीक है ना? राड़ होती है ना, तो उसको हम लड़ाई याद कर लेंगे कि लाहौरी क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। फिर आगे आता है अबुल हसन, अबुल हसन की हम बात करें तो इसको उपाधि मिली थी नादिर उद जमा की, ठीक है ना? हमने अबुल हसन को बहुत अच्छे से याद किया था कि ट्रिक से कि हँसने वाला, अबुल हसन को हमने हँसने वाले के याद नाम से याद किया था कि जहांगीर है वो इसको जहांगीर का सबसे लोकप्रिय चित्रकार था ये। जहांगीर इसको हमेशा अपने पास ही रखता था, ठीक है ना? तो हँसने वाले को लोग क्या करते हैं? जमा करते हैं, है ना? जमा करते हैं यानी क्रेडिट कर लेते हैं, और जो नहीं हँसता है, पूरे दिन मुँह बना के रहता है, उसको क्या कर देते हैं? एडिट कर देते हैं, ठीक है ना? उसको कोई जमा नहीं करता है। अबुल हसन को कौन-सी उपाधि मिली थी? नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। आगे हमने ये पढ़ ही लिया है कि मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि मिली थी, ठीक है ना? हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि मिली थी। और फिर आता है तानसेन। इनकी तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा कंठ किसके भरे हुए थे संगीत से? तानसेन के। कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास किसकी? तानसेन की। आगे है लाल खां। लाल खां जो थे वो संगीतज्ञ थे। तो लाल खां को उपाधि मिली थी गुण समुद्र की, ठीक है ना? यानी समुद्र कैसा? लाल, ठीक है ना? जो गुण हैं वो समुद्र की तरह भरे हुए थे लाल खां में, यानी लाल समुद्र गुणों से भरा हुआ था। तो लाल खां को हम गुण समुद्र से जोड़ेंगे। फिर आगे आता है हरि विजय सूरी को मिली थी जगत गुरु की, यानी इसके नाम का हम देखें हरि और विजय, इन्होंने क्या कर लिया? हरि को भी विजय कर लिया, ठीक है ना? हरि को विजय करने वाले कौन हो सकता है? वो हो सकता है जगत गुरु, यानी पूरे जगत का गुरु बन गया फिर वो तो, अगर हरि को भी विजय कर लिया तो, ठीक है ना? तो हरि को विजय करने वाले को कौन-सी उपाधि मिली? जगत गुरु की उपाधि मिली। फिर आता है जिन चंद्र सूरी को मिली युग प्रधान की उपाधि, ठीक है ना? इसको हम याद करें कि जो चंद्र है, ठीक है ना? जिनको हम याद करेंगे जो चंद्र को हम याद करेंगे चंद्रमा, सूर्य को हम याद करेंगे शूरवीर, कि जो चंद्रमा के जैसा शूरवीर है, वो ही आजकल क्या होता है? प्रधान होता है। इस युग में कौन प्रधान होता है? जो चंद्रमा के जैसा शूरवीर होता है। फिर आगे आता है बीरबल। बीरबल था कवि प्रिय। बीरबल को कौन-सी उपाधि मिली? कवि प्रिय। यानी बीरबल कोई सेनापति नहीं था, बीरबल सिर्फ़ कविताएँ लिखता था, बादशाह को सलाह देता था, ठीक है ना? और हम अकबर बीरबल के चुटकुले भी बहुत सारे पढ़ते हैं, तो ये बीरबल जो थे, वो कवि प्रिय थे। यानी बीरबल जो था वो वाक्पटु था, बोलने में एकदम तीक्ष्ण था। फिर हम आगे बात करते हैं नरहरि चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को मिली थी महापात्र की, यानी सबसे बड़ा जो सम्राट होता है वो कौन होता है? चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट होता है, और वो क्या होता है? महान पात्र होता है। महान होगा वही तो क्या होगा? चक्रवर्ती होगा। तो इस प्रकार से हमने कलाकारों को भी याद कर लिया, कलाकारों की उपाधियाँ भी याद कर ली। एक बार इनको रिवाइज़ करें तो विहज़ाद को पूर्व का राफ़ेल, अब्दुल समद को सीरी कलम, उस्ताद मंसूर को नादिरुल असर, अहमद लाहौरी को नादिरुल असरार, अबुल हसन को नादिरुल जमा और हुसैन कश्मीरी को ज़री कलम, तानसेन को कंठा बनवाणी विलास, लाल खां को गुण समुद्र, हरविजय सूरी को जगत गुरु, जिनचंद्र सूरी को युग प्रदान, बिरबल को कवि प्रिय और नरहरि चक्रवर्ती को महापात्र की उपाधियाँ दी गई थी। अब आगे है मुगल काल के प्रमुख चित्र। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी आराम पढ़ लिए थे कि कौन से चित्र किसने बनाए। दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक से। तो एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकना, यानी एक एकदम मरा हुआ सा घोड़ा है
और वो उसके ऊपर कौन बैठा है? मजनू बैठा हुआ है, ठीक है? बेचारे की लैला को छीन लिया होगा, तो मजनू बैठा है और वो भी कैसे स्थान पे? एकदम निर्जन स्थान पे और ये बात कह कौन रहा है? बसावन कह रहा है। बसावन जिसको हमने किससे याद किया था? सावन से याद किया था, ठीक है ना? यानी नाम तो इसका एकदम हरा-हरा और बात कैसी कर रहा है? निर्जन स्थान की बात कर रहा है और वो भी निर्जन स्थान में घोड़ा भी कैसा है? एकदम निर्जन हो रखा है, ठीक है ना? तो बसंत ने अपने नाम के विपरीत यानी सावन के विपरीत कैसा चित्र बनाया है? निर्जन स्थान में भटकने का चित्र बनाया है। तो आगे आता है उस्ताद मंसूर। मंसूर ने हमें पता है कि प्रकृति के बारे में चित्र बनाए थे। मंसूर के चित्र आते हैं, एक तो है साइबेरिया का दुर्लभ सारस, दूसरा आता है बंगाल का एक अनोखा पुष्प, जो जैसे लाल पुष्प था और जो पीली पृष्ठभूमि पे छपा था इसने, तो वो और एक इसमें जो है वो अ ज़ेब्रा का चित्र भी बनाया था इन्होंने। तो मंसूर ने प्रकृति प्रेमी था और प्रकृति प्रेमी होगा वो क्या बनाएगा? क्या तो जानवरों का चित्र बनाएगा या फिर वनस्पति का चित्र बनाएगा। तो साइबेरिया सारस का चित्र बना दिया और पुष्प का चित्र किसने बनाया? मंसूर ने बनाया था और ये क्या हो गया था? मशहूर हो गया था प्रकृति के चित्र बना के। हमने याद किया था आगे अबुल हसन। अबुल हसन को हमने याद किया था हँसने वाला, कि हँसने वाले को जहांगीर अपने साथ रखता था हरदम। तो साथ रखता था तो अबुल हसन क्या करेगा? साथ रहने वाला ये तो नोट करेगा कि जहांगीर किससे मिल रहा है ना? और क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो वो सभी बातें अबुल हसन ने बनाई। यानी तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने दिया? अबुल हसन ने दिया। क्योंकि यही सबसे लोकप्रिय था तो पहले सबसे पहले काम किससे करवाया जाएगा? अबुल हसन से, ठीक है ना? फिर एक आता है ड्यूटर के संत पोल का चित्र। ये हमने कल पढ़ा था तो ड्यूटर के संत पोल का चित्र दिया हुआ था अकारिजा ने। तो ऐसा क्यों? लक्ष्य किताब गलत तो हो नहीं सकती। तो अब हम देखते हैं इसको प्रूफ से। ये देखो हमने कल पढ़ा हुआ था तो पिछले पृष्ठ पे ये दिया हुआ है कि अकारिजा ने 13 वर्ष की आयु में ही सबसे पहले ड्यूटर के संत पोल की तस्वीर की एक प्रतिकृति बनाई थी जिसको हमने याद किया था कि पोल का आकार बनाया था किसने? अकारिजा ने। ऐसे हमने याद किया था कि अकारिजा ने पोल का आकार बनाया था 13 वर्ष की आयु में ही और आज इन्होंने दे रखा है कि जो अबुल हसन है उसने संत पोल का चित्र बनाया। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो अबुल हसन है वो अकारिजा के पुत्र थे। अकारिजा ने ये चित्र शुरू कर दिया था और अबुल हसन ने ये चित्र पूरा किया था। तो इसमें दोनों का नाम आता है कि संत पोल का चित्र अकारिजा ने भी बनाया और अबुल हसन ने भी बनाया क्योंकि ये दोनों बाप बेटे थे। ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं कि अबुल हसन का एक चित्र और आता है कि शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर जो पास में रहेगा लोकप्रिय होगा वो ये भी देखेगा कि जहांगीर किससे मिल रहा है। तो शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर का चित्र भी किसने बनाया है? अबुल हसन ने बनाया है और ड्यूटर के संत पोल का भी बनाया है। सुजुकी जहांगीरी का फर्स्ट पेज भी अबुल हसन ने बनाया है और जो शाहजहां का तुलादान है वो भी अबुल हसन ने चित्र बनाया था। ठीक है ना? फिर आगे आता है फारूक बेग। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। यानी नाम है इसका क्या? बेग। एक तो चित्र इसने कौन-सा बनाया? बीजापुर के सुल्तान का, ठीक है ना? और एक इसने चित्र बनाया था कि एक सरदार है वो क्या ले जा रहा है? बाज़ को ले जा रहा है। किसको ले जा रहा है? बाज़ को ले जा रहा है। यानी नाम भी बे से शुरू और चित्र भी बीजापुर और बाज़ का या फिर हम ऐसे कर लें कि बेग ने क्या बनाया? बीजापुर और बाज़ का, ये दोनों नाम मिल रहे हैं बीजा और बाज़, ठीक है ना? तो ऐसे भी याद हो सकता है कि अ, जो फारूक बेग है उसने बीजापुर के सुल्तान का और एक सरदार बाज़ को ले जाते हुए चित्र में निरूपण किया है, किसने? बेग ने। फिर लास्ट है कि ज़ेब्रा का चित्र भी किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने। ये तो हमने देख लिया। ज़ेब्रा का, सारस का, पुष्प का, ये चित्र किसने बनाए थे? मंसूर ने बनाए थे। तो ये हमारी चित्रकला पूरी हो गई। कल शिक्षा और साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद में आगे वाला टॉपिक। ठीक है? जय हिंद।